दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन का आप आंसर देना। द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर पी फॉर्मिंग ए काइनेमेटिक चेन एंड द नंबर ऑफ लिंक एल। तो उसको आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी जो भी आंसर है तो आप दे देना। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। बस स्किप मत करना, ध्यान से देखना। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेंचुरीमीटर कार्य करता है, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको बताना है इनमें से आंसर कौन सा होगा। न्यूटन्स प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, आर्किमिडीज लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, बर्नौलीज प्रिंसिपल। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए वेंचुरीमीटर के बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेंचुरीमीटर मीजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन पाइप। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए होता है वेंचुरीमीटर। और यहाँ पे देखिए इसका डिस्चार्ज होता है Q इजकल टू सी डी A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में 2GH। ये आपको याद रखना है। अब वेंचुरीमीटर आपने देखा होगा, उसमें 3 कन्वर्जेंट पार्ट होता है, थ्रॉड होता है, फिर डाइवर्जेंट पार्ट होता है। तो कन्वर्जेंट पाइप का जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। LC कन्वर्जेंट कॉनिकल पाइप होता है, LD होता है डाइवर्जेंट कॉनिकल पाइप। तो इसमें देखिए LC इज़ लेस देन LD, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पाइप है ना LC, मतलब कन्वर्जेंट पाइप जो होता है वो छोटा होता है डाइवर्जेंट पाइप से। यहाँ पे इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बर्नौली इक्वेशन समझते हैं। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, जैसे कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें कुल ऊर्जा एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पिटोट ट्यूब। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंचुरीमीटर के लिए और ऑरिफिस मीटर के लिए और पिटोट ट्यूब के लिए बर्नौली इक्वेशन यूज की जाती है। अजम्पशन देखिए, अजम्पशन क्या है। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। द फ्लूइड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल जिसको दबाया ना जा सके, और होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। स्टडी फ्लो होना चाहिए और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यूलर्स इक्वेशन से ही बर्नौली इक्वेशन बनी है। अब यूलर इक्वेशन होती क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड होती है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ यूलर इक्वेशन देखिए। यूलर इक्वेशन होती है ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स होता है इसमें, विस्कस फोर्स आर नॉट कंसिडर है, ये याद रखना। और जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है उसमें विस्कस फोर्स भी कंसिडर करते हैं उसको। तो यूलर इक्वेशन होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, देखिए डी पी अपॉन रो प्लस जी डॉट डी एक्स प्लस वी डी वी इजकल टू जीरो। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक बर्नौली इक्वेशन देखिए क्या है, Z1 प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन रो इज इक्वल टू Z2 प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Z1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P अपॉन रो जी। डब्ल्यू का रो जे होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हेड होते हैं। Z1 है डेटम हेड है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G वेलोसिटी हेड है, और P1 अपॉन रो जी ये प्रेशर हेड है, ठीक है। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये फॉर्मूला है इसका बर्नौली इक्वेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ देखिए ट्रू कौन सा है इसमें से। वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। बी देखिए वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेबल, तो इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सब इसरो के क्वेश्चन है लास्ट ईयर के। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा 2 एंड 3, डी आंसर होगा इसका। देखिए वर्क पीवी डायग्राम में अंडर एरिया कर्व होता है वो वर्क होता है, ठीक है। और वर्क एंड हीट होता है वो कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल होता है। इसको और आगे देख लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रॉपर्टी होती हैं वो पॉइंट और स्टैटिक फंक्शन होती हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं पॉइंट और स्टैटिक फंक्शन होती हैं। दूसरा देखिए इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, पॉइंट फंक्शन कौन से होते हैं। पॉइंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, मतलब पॉइंट फंक्शन होते हैं वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करते हैं, और पाथ फंक्शन होते हैं वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये याद रखना पहले। वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, और ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है।
और वर्क होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल नहीं होता है इसका। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, फोर्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन 1 से 2 करा जाए तो x2 माइनस x1 हो जाएगा प्रॉपर्टी के लिए। और देखिए साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन, तो ऐसे हो जाता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट थे यहाँ पे, तो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस टेपर खरादन के लिए टेल स्टॉक सेट ओवर की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि d इज इक्वल टू 60 mm, स्मॉल d इज इक्वल टू 45 mm, और वर्क पीस की जो लेंथ दी गई है 100 mm और टेपर की लंबाई दी गई है 60 mm, ठीक है। तो टेपर खरादन के लिए टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप करके देखिए, ठीक है, फिर तो मैं बताऊँगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है डी, देखा है कैपिटल डी जो है 60 mm और स्मॉल डी है वर्क पीसेस का वो दे रखा है 45 mm। इसके बाद है आपका वर्क पीसेस की लंबाई वो है आपकी 100 mm दे रखी है। उसके बाद आपका टेपर दे रखा है, टेपर दे रखा है स्मॉल एल, तो वो दे रखा है 60 mm। तो टेल स्टॉक सेट ओवर फॉर्मूला क्या होता है, टेल स्टॉक सेट ओवर होता है आपका S इजिकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 इंटू कैपिटल L बाई स्मॉल एल। अब देखिए इसको वैल्यू रखेंगे हम, D की वैल्यू कितनी है 60 और स्मॉल डी की वैल्यू 45 अपॉन 2 इंटू कैपिटल L की वैल्यू 100 अपॉन स्मॉल एल की वैल्यू 60 है। तो देखिए 60 में से 45 गया, 15/2 इंटू 100/60 से ये काटा 2 से 5, तो देखिए 75/6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12.5 mm। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक तो करते जाइए, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसा यूनिट बताना है थर्मल कंडक्टिविटी का, तो बताइए ABCD में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा W, मतलब C आंसर हो जाएगा वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम देख लेते हैं कि क्या पॉइंट बनते हैं इससे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ देखिए थर्मल कंडक्टिविटी से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, देखिए पेज थोड़ा पुराने हैं तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल K होता है, सबसे पहले याद रखना है। वी नो दैट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी ए यूनिट टाइम। हम जानते हैं कि जो Q इजकल टू K इंटू DT/dx, आपने हीट ट्रांसफर में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। T1 होता है हायर टेम्परेचर, T2 होता है लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से Q का बस जब वैल्यू निकालेंगे तो K इंटू T1 माइनस T2/dx हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली हो गया K इजकल टू Q/dx/A T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि आपको कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी वायर में, ठीक है। तो ये दर्शाता है ये थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर मीटर केल्विन पर सेकंड भी होता है और वाट पर मीटर केल्विन भी होता है, ठीक है, लिखा है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कुछ अलग अलग होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको एक, मैंने इस पर दिया नहीं है मैं, लेकिन फिर भी आप सुन लेना ध्यान से। देखिए सबसे पहले होती है डायमंड की, होती है 2300, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, मरकरी, ग्लास, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आइस, फिर वाटर, फिर एयर, ऐसे करके एक सीरीज है। तो डायमंड की होती है 2300 वाट पर मीटर केल्विन, फिर सिल्वर आता है, कॉपर आता है। तो आपको 3-4 याद कर लेने हैं, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर स्टील। तो इस तरीके से आप एक सीरीज़ वाइज याद कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन सकते हैं। देखिए जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड के केस में घटेगी, ठीक है। जब मैं इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगा बाद में,
अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतना याद कर लीजिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉलिड के केस में थर्मल कंडक्टिविटी घटेगी और गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिक्कों को एक ही समय उछाला जाता है तो कम से कम हेड मिलने की संभावना है। ठीक है, दो सिक्कों को, सॉरी इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा सा लिख नहीं पाया है, तो दो सिक्कों को एक ही समय उछाला जाता है तो कम से कम हेड मिलने की संभावना क्या है। तो इसको आप करिए, इसका फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, समझेंगे भी कि प्रोबेबिलिटी के पॉइंट कैसे होते हैं। चलिए, तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, आप देख सकते हैं सिक्कों को एक ही समय उछाला जाता है, दो सिक्कों को, तो कम से कम एक हेड मिलने की संभावना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आने की कुल संभावना अपॉन कुल संभावना। ठीक है, अब जैसे कोई 1 रुपया है, उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड और टेल मैंने लिख रखा है। अब यदि वो ये बोले कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक हेड, मतलब हेड आने की संभावना बताइए। तो देखिए, आने की कुल संभावना तो कितनी होगी आपकी, एक ही होगी, हेड आने की संभावना बोल रहा है, तो अपॉन और कुल संभावना कितनी होगी, 2, क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर वो पूछे कि अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो टेल आने की संभावना बताइए, तो टेल आने की संभावना भी 1/2 ही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सिक्कों को उछाला जाता है तब एक पर हेड आने की संभावना बताइए। अब दो किससे हैं, सिक्के हैं हमारे, 1 और 2। अब देखिए, अब इसको उछाला जाता है तो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। 4 कंडीशन बनेंगी आपकी, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल और हेड हेड। ठीक है, इतना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, कुल संभावना अपन कैसे करेंगे। देखिए, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो अपना कुल संभावना 2 होंगी, नीचे आपका 2 होता है। 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 4 संभावना हो जाएंगी कुल संभावना। 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो 8 संभावना हो जाएंगी, और 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो 16 संभावना हो जाएंगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या दे रखा है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तब एक पर हेड आने की, तो एक पर हेड आने की संभावना देखिए, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और एक पर हेड आने की, तो एक पर हेड कहाँ पे आया, इसी में तो आएगा एक पर हेड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। एक पर हेड आने की, तो एक पर ही हेड आया है, तो एक पर हेड आने की संभावना एक ही तो है, और किसी पे तो नहीं है। जिसमें टेल हेड है, इसमें हेड टेल है, इसमें टेल टेल है। तो फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा था, आने की कुल संभावना, कुल संभावना। कुल संभावना तो हम निकाल लेते हैं कि जब अगर 2 सिक्के उछाले जाएँ तो 4 बनेगी, 4 की कंडीशन। और अगर एक पे हेड पूछा है तो एक पे हेड, भाई यही तो है, तो 1 लिख दिया मैंने। अभी ये पूछे कि एक पे टेल आने की संभावना, तो एक टेल की कंडीशन क्या बन रही है, एक ही तो बन रही है। ठीक है, तो ये होता है। अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे, ये पूछा है कि एक पर हेड आने की और एक पर टेल आने की। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना पूछी जाए तो देखिए क्या होगी, एक पर हेड और एक पर टेल, तो एक पे हेड और एक पर टेल, एक तो एक संभावना हो गई, एक पे हेड एक पे टेल, तो कुल संभावना कितनी होती है, नीचे 4 होती हैं। ठीक है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, और 2 कंडीशन ये बन जाएंगी, एक पे हेड एक पे टेल, तो ये 2/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो पहले वाले का क्वेश्चन अपना वाला ये है 1/4, और ये दूसरी कंडीशन है, जब एक पे हेड एक पे टेल आएगी तो 2/4 1/2। यहाँ समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए, बस ध्यान से लाइक करना है बस। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस लाइक तो करते जाइए। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर सपाट भूमि पर किसी बिंदु से उस पेड़ का उन्नयन कोण 45 है, तो पेड़ की ऊंचाई है। ये सब क्वेश्चन इसरो से लिए गए हैं। ठीक है, इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप करना। ठीक है, आंसर आता है तो ठीक है, फिर मैं इसको बता रहा हूँ आगे। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको ट्री दे रखा है। ठीक है, इससे आधार से 15 मीटर दूर, तो 15 मीटर दूर मान लिया एक कोई यहाँ से एक उन्नयन कोण आपको बना रहा है। ठीक है, पेड़ का उन्नयन कोण बना रहा है, तो पेड़ की हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 45 डिग्री दे रखा है, तो ये कौन सा पन्ना है, ये लंब है, मतलब हाइट है, ये बेस है। तो हाइट और बेस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका tan का। ठीक है, तो tan 45 होता है = हाइट बाई 15। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, आप जानते हैं। तो h/15 करेंगे तो जो h का वैल्यू निकल जाएगा वो 15 मीटर निकल जाएगा। ठीक है,
15 मिनट में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बायोंट फोर्स फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी पास थ्राउ। तो बायोंट फोर्स होता है वो फ्लोटिंग बॉडी के लिए कहाँ से पास करता है, आपको बताना है। CG ऑफ बॉडी सेंटर्ड फॉर द डिस्प्लेस वॉल्यूम मिड पॉइंट जॉइनिंग CG एंड मेटा सेंटर एंड नॉन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसको आंसर बताना है आपको। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। बी आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। बायोंसी क्या होती है? बायोंसी देखिए, जब कोई बॉडी है, अगर वो फ्लूइड पे अगर फ्लो कर रही है, तरल पे किसी पे फ्लो कर रही है, तो वो उछाल करती है। ठीक है, जैसे समुद्र में नाव उछाल करती है, तो उछाल करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो तो बायोंसी होती है। ठीक है, पर लेकिन वाटर के द्वारा एक फोर्स लगता है। ठीक है, वाटर के द्वारा नाव पर एक फोर्स लगता है ऊपर उछलने वाला, वो उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है, तो बायोंट फोर्स फ्लोटिंग बॉडी पे जो पास होता है वो सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम पर पास होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों अगर इच्छा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर एज। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताना है क्या होता है। तो बताइए आप, गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या गेज प्रेशर डिवाइडेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या गेज प्रेशर इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए P एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है ये। ठीक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता नहीं है लोगों पे। ठीक है, H7G6 स्मॉल G6 है, फिट प्रोवाइड ऑन ए असेंबली इज। बहुत ही प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, मेजरमेंट का। तो बताइए एन इंटरफ्रेंस फिट है, ये ट्रांजिशन फिट है, ये क्लियरेंस फिट है, या डी ए नॉन स्टैंडिंग स्टैंडर्ड फिट है। तो आपको ये बताना है क्या आंसर होगा इसका। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा, ठीक है, एक क्लियरेंस फिट होगा। क्लियरेंस फिट होगा। तो देखिए आगे हम समझ लेते हैं इसके पॉइंट। तो यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ समझ लेना थोड़ा सा। 50 कैपिटल H, फिर 7 स्मॉल G, फिर 6, इसका मतलब क्या होता है। अगर इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन तो इसका मतलब क्या होगा, बस इतना सा समझ लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए 50 होता है वो बेसिक साइज होता है किसी शाफ्ट का। ठीक है, H होता है फंडामेंटल डाइवेशन होल। H कैपिटल है, कैपिटल H होल के लिए करते हैं। ठीक है, स्मॉल G है, वो देखिए वो होता है फंडामेंटल डाइवेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे 7 और 6 का मतलब क्या है। देखिए 7, देखिए एच के बाद 7 है, उसका मतलब है टॉलरेंस जोन ऑफ ए होल या IT ग्रेड फॉर होल। ठीक है, 6 का मतलब देखिए जी के बाद जो 6 आया उसका मतलब होता है टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट IT ग्रेड फॉर शाफ्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे होल्स के लिए। देखिए जैसे एच के जो 50 के बाद जो एच है वो होल्स के लिए। अब होल्स के लिए एच ही नहीं करेंगे कि एच मतलब होल होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर यूज़ फॉर होल, जैसे ए बी से लेके जेड तक, ZA, ZB, ZC, ILO, Q, ये सब होल्स के लिए करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर होंगे, जैसे देखिए 7 के बाद देखिए H7 फिर स्मॉल आया है G, तो स्मॉल लेटर करेंगे हम शाफ्ट के लिए। ठीक है, जैसे मान लें C11, D10, E9, F7, G6, S6, N6, ये सब स्मॉल लेटर करेंगे यूज़ शाफ्ट के लिए। ठीक है, इतना आपको तैयार हो गया होगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर मैं लेता हूँ तो आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है समझने के लिए। जैसे 100 S6G5 मीन्स दैट, आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 100 क्या है इसमें से, तो आप बता देंगे कि 100 है बेसिक साइज़। ठीक है, बेसिक साइज़ शाफ्ट के लिए या होल्स के लिए जो भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे H जो मैंने बताया था आपको, वो क्या था, फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ होल बताया था। उसके बाद फिर 6 नंबर आया है, इसका मतलब हो गया टॉलरेंस जोन होल। ठीक है, कैपिटल कैपिटल अच्छा है तो होल के लिए लेंगे, ये याद रखना। उसके बाद फिर G देखिए, G क्या मतलब क्या है, फंडामेंटल डायमेंशन शाफ्ट। शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर लेते हैं। फिर 5 क्या है वहाँ पे लास्ट में, उसका मतलब है टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। आपको वीडियो देखिए दोस्तों कि लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, मतलब फिट हैं कुछ। देखिए
एक क्लियरेंस फिट होती है, एक इंटरफेरेंस फिट होती है, एक ट्रांजिशन फिट होती है। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है इसमें से। देखिए क्लियरेंस फिट देखिए, इनमें से होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। होल है और शाफ्ट दो होते हैं, तो होल का साइज बड़ा होगा शाफ्ट के साइज से। इट इज़ मीन्स शाफ्ट और होल के मध्य रिलेटिव मोशन होगा, मतलब वो एक दोनों में एक घूम सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे टाइट नहीं होगा। अब इंटरफेरेंस फिट में देखिए, होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट नीड टू अप्लाई द फोर्स। वहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस फिट, वो टाइट मतलब घूमेगा उसके अंदर, जैसे शाफ्ट और बोल्ट जैसे हम मतलब अंदर अगर घुमाएंगे उसको तो वो टाइट होगा। तो ट्रांजिशन फिट देखिए, बिटवीन टू कंडीशन लाइज ए रेंज ऑफ फिट नॉन एज ट्रांजिशन फिट। यहाँ पे दो कंडीशन लाइज करती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि अलग से वीडियो बना दो बढ़िया सा। ठीक है, मैं बना दूंगा एक एक चीज़ समझा के अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके लिए। उसके बाद देखिए फिट होती क्या है। पहली बात तो मीन्स डिग्री ऑफ टाइटनेस ऑफ लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, मतलब ये एक टू मैटिंग पार्ट को असेंबल करने के लिए एक डिग्री होती है जो भी है, तो इसको हम फिट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ यू प्लॉट शियर स्ट्रेन वर्सेस शियर स्ट्रेस ग्राफ फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड द शेप ऑफ द कर्व विल बी। तो देखिए कहीं कहीं तो फिगर दे रखा होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है। आपको बताना है कि इसमें से ग्राफ है जो क्या दर्शाता है अगर वो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा तो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी या एलिप्टिक होगा या हाइपरबोलिक होगा या पैराबोलिक होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ आपको आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए ग्राफ ये है, समझिए इस ग्राफ को। देखो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी अपॉन डी वाई में एक ग्राफ खींचा जाता है। उसमें देखिए स्ट्रेट लाइन जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड को दर्शा रही है। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिए उसके कर्व में जा रही है घुमा के, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड लाइन बोलते हैं। उसके बाद देखिए आइडियल उसके बाद देखिए आइडियल प्लास्टिक लाइन है। उसके बाद देखिए आइडियल सॉलिड है। फिर नीचे देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं आइडियल आइडियल फ्लूइड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ में जितनी भी लाइन है, वैसे बेसिक जेई लेवल पे यही पूछा जाता है, न्यूटोनियन वाली और नॉन न्यूटोनियन वाली भी पूछी जाती है, और कोई नहीं पूछी जाएगी ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी अपन डी वाई। ठीक है, याद रखना उसको न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ ए अनकंस्ट्रेंड स्टील बार इज हीटेड यूनिफॉर्मली देयर डेवलप, मतलब कोई भी ऐसी बार है जो फ्री है एकदम से, उसको हम गर्म करते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं इस पर। ठीक है, तो बताना है आपको कि इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस लगेगा या टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस या नो स्ट्रेस, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी रॉड है अगर उस पर कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा, वो फ्री हो रही है, तो इसका मतलब कोई भी नो स्ट्रेस। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, नो स्ट्रेस। ठीक है, अगर फोर्स लगता है कोई भी टेंसाइल या मतलब दबाने वाला कंप्रेसिव लगता है, तभी तो बताएंगे अब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो इसमें से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो नो स्ट्रेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द लीस्ट सरफेस रफनेस, इसमें से बताना है कि कौन सबसे लीस्ट सरफेस रफनेस करता है। ठीक है, सरफेस को क्लीन करता है। तो देखिए ट्रूइंग, देखिए मिलिंग, फाइलिंग या लैपिंग, तो आपको बताना है। फाइलिंग जो हम फाइल से करते हैं, रेती से करते हैं। ठीक है, मिलिंग कटर होता है, ट्रूइंग लेथ पे होती है। तो लैपिंग, इसका आंसर हो जाएगा लैपिंग। ठीक है, 12 का जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा लैपिंग। चलो इसको देख लेते हैं लैपिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, लैपिंग एक फिनिशिंग प्रोसेस है। ठीक है, लैपिंग इज ए फिनिशिंग प्रोसेस फॉलोइंग आफ्टर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के बाद हम लैपिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ही एक माइनर सरफेस रफनेस होता है इससे। द लैप मटेरियल बीइंग सॉफ्टर देन द वर्क पीस, मतलब जो लैपिंग का जो मटेरियल होगा वो जिस वर्क पीस पे हम करेंगे उससे सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर हार्ड होगा तो फिर भाई ज़्यादा मटेरियल घिस जाएगा वहाँ से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद भाई होती है, मैं आपको बता दूं, लैपिंग के बाद होती है बफिंग प्रोसेस। बफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते नहीं लोग, मैंने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है मैं, लेकिन बताते ही नहीं है। तो बफिंग होता है एक कॉटन का चमक प्रदान करने के लिए बफिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को चमक प्रदान करेंगे तो बफिंग होगा। उसके बाद फिर तुम्हारा नहीं, सुपर फिनिशिंग होता है। लैपिंग के बाद सुपर फिनिशिंग होता है, फिर होता है बफिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग होता है, फिर लैपिंग होता है, फिर सुपर फिनिशिंग होता है, फिर बफिंग होता है। ठीक है, बफिंग एक कॉटन के कपड़े से या कॉटन व्हील होता है, उससे हम बफिंग करते हैं, चमक प्रदान हो जाती है, चमक जाता है प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी
मशीन बाय ईडीएम। तो ईडीएम एक मशीन है, उससे किस मटेरियल को मशीन नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, स्टील को नहीं कर सकते हैं, कास्ट आयरन को नहीं कर सकते हैं, टाइटेनियम या ग्लास किसको नहीं कर सकते हैं। ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ग्लास है, ग्लास पे नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का जो एक फिगर है, ठीक है। इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं और देखिए सर्वो कंट्रोल है, वो टूल हेड बना हुआ है जो टूल को कंट्रोल करता है सर्वो हेड यूनिट से। और टूल के और जो भी वर्क पीसेस है उसके बीच थोड़ा सा गैप रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मशीनिंग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग करनी है या मटेरियल कोई भी हटाना है वहाँ से, तो इसलिए इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो इस मशीन की एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। इस मशीन की देखिए इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ ईडीएम, ठीक है। तो देखिए इसकी मशीन की एप्लीकेशन देखिए। टूल मटेरियल कॉपर ब्रास एंड ग्रेफाइट का होता है टूल मटेरियल, ठीक है। वर्क पीसेस मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल एंड अलॉय। वर्क पीसेस जो होता है वो कंडक्टिंग मेटल्स एंड अलॉय होता है, मैंने आपको बताया था ग्लास नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेस पैरामीटर देखिए वोल्टेज, कैपेसिटेंस, स्पार्क गैप एंड मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। यह वर्क पीसेस मटेरियल रिमूवल, मैटिंग एंड वेपोराइजेशन कैसे करते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस या वेपोराइजेशन से करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। ये सभी जानते हैं 950, 1560, 800 या 723 कौन सा होता है। तो इसका आंसर होता है 723 होता है, ठीक है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप सब जानते होंगे, तो 723 याद रखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक तो करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड्स नंबर बताना है किस किस का रेशियो होता है, थर्मल कंडक्टिविटी टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, या देखिए बी ऑप्शन इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, या हीट कन्वर्ट टू हीट कंडक्ट, एंड अदर ऑप्शन देखिए डी नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अब अदर नंबर भी देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो आपको ये देख लेना है क्या है। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स तो सब में आता ही है, मतलब लेकिन याद बाद के नंबर याद करने क्या क्या होता है। फ्रॉड नंबर में देखिए, फ्रॉड नंबर होता है उसमें देखिए इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होता है। यूलर नंबर में देखिए इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स होता है। वेबर नंबर में देखिए इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स होता है। मैक नंबर होता है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है। ये आपको एक पेज में दे दिए मैंने, तो याद कर लेना आप या लिख लेना कहीं कॉपी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल वेयर T2 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड T1 इज द लोवेस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल। तो आप लोगों को कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी बतानी कौन सी होगी, ABCD आप पढ़िए, इसमें से कौन सा होगा आंसर। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको, 1-T1/T2 होती है एफिशिएंसी, ठीक है। आपको मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का जो लेक्चर था उसमें भी मैं एफिशिएंसी बता चुका हूँ, तो ये देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना सारे वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा सी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज। देखिए मैक नंबर जब 1 से कम होता है तो फ्लो कौन सा होता है आपको बताएं, सुपरसोनिक फ्लो होता है, सबसोनिक, सोनिक या हाइपरसोनिक। तो आपको आंसर बताना है इसका सोच के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। सबसोनिक फ्लो होता है। इसको हम समझ लेते हैं आगे कौन कौन से फ्लो के लिए क्या क्या नंबर होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको समझ लेने हैं। देखिए मैक नंबर जब 0.3 से कम होता है तो गैस आर इनकम्प्रेसिबल होती है, ठीक। गैस कंप्रेसिबिलिटी वो भी डिपेंड करती है मैक नंबर पे ही। तो यहाँ पे देखिए 0.3 से अगर मैक नंबर का मान कम होगा तो गैस इनकम्प्रेसिबल होगी, ठीक है, दबाया नहीं जा सकता उसको। और अगर 0.3 से अगर मैक 0.3 से ज़्यादा होगी अगर मैक नंबर की वैल्यू तो गैस कंप्रेसिबल होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ चुके हैं सब क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मैक नंबर 1 से कम होगा तो सबसोनिक फ्लो होता है, मैक नंबर 1 के बराबर होगा तो सोनिक फ्लो होगा। 1 से लेके 6 तक के बीच में अगर कोई भी नंबर दे रखा है मैक नंबर का तो सब सुपरसोनिक फ्लो होगा। और मैक नंबर अगर 6 से ज़्यादा होगा वैल्यू होगी तो हाइपरसोनिक फ्लो होगा, ठीक है। इतना आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज SI यूनिट। स्ट्रेस की यूनिट बतानी है कौन सी है, किलोग्राम पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, KSI या KSE। तो देखो इसकी यूनिट तो सब जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बर्नौली इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो।
तो बर्नौली इक्वेशन किस स्टेटमेंट पर फ्लो करती है आपको बताना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेटवर्क डन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको बता दूँ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे करती है। Z1 प्लस पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये सब एनर्जी हेड होते हैं एक तरीके के, ठीक है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द CLA वैल्यू इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ठीक है। CLA वैल्यू इज़ यूज फॉर किसके लिए मेजरमेंट की जाती है CLA वैल्यू, तो आपको बताना है सरफेस फ्लैटनेस, हार्डनेस, सरफेस रफनेस या इंटरनल वॉइड्स। तो आपको सोचना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, सरफेस रफनेस, ठीक है, सरफेस रफनेस हो जाएगा। तो CLA के बारे में हम जान लेते हैं, CLA है क्या। तो देखिए CLA की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंटर लाइन एवरेज मेथड होता है, ठीक है। तो यूज़ फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस की जो कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं CLA को। तो देखिए इस विधि के अनुसार सरफेस रफनेस के प्रोफाइल को n बराबर भागों में बांट लिया जाता है। माध्य रेखा मेन लाइन से सभी बिंदुओं को एवरेज औसत निकाल लिया जाता है, उसको ही हम CLA बोलते हैं, ठीक है। वाइल तो दोस्तों यहाँ पे जो वाइल हॉट लिखा है वहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, हाइट होना चाहिए था, वाइल हाइट विल बी टेकिंग पॉजिटिव। तो वहाँ पे हाइट है जो पॉजिटिव लेंगे तो CLA का जो मान लेंगे, देखिए H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट HN तक डिवाइडेड n, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका। तो एक रूट मीन स्क्वायर वाला भी प्रोसेस होता है, वो भी होता है, RMS वैल्यू आपने सुना होगा, तो वो भी सरफेस रेफरेंस के लिए ही यूज़ करते हैं उसको। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो बस इसको लाइक और शेयर करना है, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। चलिए तो फिनिश करते हैं यहीं पे।